बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हम BSN 7 सेमेस्टर की सब्जेक्ट नर्सिंग थ्योरी पढ़ रहे हैं। नर्सिंग थ्योरी में आप लोगों के कोर्स के जो यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 थे वो हम कवर कर चुके थे। उसके बाद आप लोगों के कोर्स में जो थ्योरीज़ इंक्लूड है वो हमने स्टार्ट की थी। थ्योरीज़ में से फ़र्स्ट थ्योरी जो कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल की एनवायरमेंटल थ्योरी थी वो हम कवर कर चुके थे। उसके बाद आज जो है हम पढ़ेंगे इमोजिन किंग थ्योरी ऑफ गोल अटेनमेंट, जो कि आप लोगों के कोर्स की एक और थ्योरी है। इससे पहले जितने भी हमने इस सब्जेक्ट के लेक्चर्स अपलोड की हुई है तो वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है, और चैनल के प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन के एंड में मिल जाएगी, वहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट लेते हैं। देखिए इस थ्योरी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। इस प्रेजेंटेशन के एंड के बाद आप लोग किस एबल होंगे कि ये जो थ्योरिस्ट है इनकी बैकग्राउंड का आप लोगों को पता होगा, मेजर कंसेप्ट्स और मेजर असम्पशंस इस थ्योरी के आप लोग जान सकेंगे। इस थ्योरी के अंदर जो जनरल सिस्टम्स हैं तो उसके अंदर पर्सनल सिस्टम, इंटरपर्सनल सिस्टम और सोशल सिस्टम उनका आप लोगों को पता होगा। इसके अलावा जो प्रोपोजिशंस है इस थ्योरी के, मेजर अजम्पशंस हैं तो वो भी आप लोग जान सकेंगे। और जो गोल अटेनमेंट थ्योरी है इसकी एनालिसिस जो है वो आप लोगों को पता होगा कि इसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, वीकनेसेस क्या थी, क्रिटिसिज्म क्या हुई थी। इसके अलावा एक केस स्टडी भी हैं तो उसको भी रिलेट करके इस थ्योरी के साथ आप लोग जो है मज़ीद इसको आप लोगों का कंसेप्ट जो है इससे रिलेटेड मज़ीद क्लियर हो जाएगी। आप देख लें बैकग्राउंड कि ये जो थ्योरिस्ट थी इमोजिन किंग जो थी ये 30 जनवरी 1923 को पैदा हुई थी वेस्ट पॉइंट लोवा में। ये जो लोवा है ये कंट्री है यूनाइटेड स्टेट की एक, और वेस्ट पॉइंट जो है वो इसकी एक सिटी है लोवा की, तो वहाँ पे पैदा हुई थी। इसके भाई बहन जो थे ये 3 बच्चे थे अपने माँ बाप के, तो उन बच्चों में से सबसे छोटी बेटी जो है वो ये थी, यंगेस्ट थी उनमें से। इसके अलावा ये कि इनकी जो डेथ है वो 24 दिसंबर 2007 को हुई थी सेंट पीटर्सबर्ग में, और इनकी जो डेथ थी वो स्ट्रोक की वजह से हुई थी। इनको स्ट्रोक अटैक आया था और स्ट्रोक अटैक आने के बाद 2 दिन बाद जो है वो इसकी डेथ हो चुकी थी। इसके अलावा इसकी अब देखिए लिखा है कि प्रैक्टिस एज एन ऑफिस नर्स, स्टाफ नर्स, स्कूल नर्स, नर्स एजुकेटर एंड नर्स एडमिनिस्ट्रेटर। इन्होंने एज ए ऑफिस नर्स, एज ए स्टाफ नर्स, एज स्कूल नर्स, एज ए नर्स एजुकेटर और नर्स एडमिनिस्ट्रेटर इन सब जगहों पे इन्होंने काम की हुई थी। एजुकेटर एट ST जॉन्स हॉस्पिटल, स्कूल ऑफ नर्सिंग, लोयोला यूनिवर्सिटी एंड यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ फ्लोरिडा। इन यूनिवर्सिटीज़ में देख के ये जॉन्स जो ST जॉन्स हॉस्पिटल, स्कूल ऑफ नर्सिंग है, लोयोला यूनिवर्सिटी है और यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ फ्लोरिडा जो है यहाँ पे ये एजुकेटर रही थी। एडमिनिस्ट्रेटर एट ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी, और ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी जो है यहाँ पे ये एडमिनिस्ट्रेटर रही थी। इसके अलावा देखिए एडल्ट मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग प्रैक्टिशनर, असिस्टेंट चीफ ऑफ रिसर्च, ग्रांट्स ब्रांच, डिवीज़न ऑफ नर्सिंग, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड वेलफेयर। ये जो है मेडिकल सर्जिकल, एडल्ट मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग जो है उसकी प्रैक्टिशनर थी, यानी HN जो है आप लोगों की। तो एडल्ट मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग जो है ये इसकी स्पेशलिटी थी, यहाँ पे ये एज ए प्रैक्टिशनर काम करती थी। आप देखें इसके अलावा यहाँ पे लिखा है कि असिस्टेंट चीफ ऑफ रिसर्च, ग्रैंड ब्रांच, डिवीज़न ऑफ नर्सिंग। ये जो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड वेलफेयर है इसको पहले कहा जाता था कि US फेडरल एजेंसी, उसके नाम से ये मशहूर थी। फिर इसको डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड वेलफेयर का नाम दिया गया। तो यहाँ पे रिसर्च जो है, रिसर्च के ग्रैंड ब्रांच की ये असिस्टेंट चीफ जो है वो रह चुकी थी। प्रोफेसर एमेरिटस एट यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ फ्लोरिडा, और ये प्रोफेसर एमेरिटस भी रह चुकी थी साउथ फ्लोरिडा की जो यूनिवर्सिटी है वहाँ की। तो एमेरिटस का मतलब होता है कि रिटायर्ड प्रोफेसर। ये वो रिटायर्ड प्रोफेसर जिसने बहुत से जो है सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन किए हो उस यूनिवर्सिटी के एकेडमिक जो फील्ड है उसमें, तो उसके लिए लफ्ज़ यूज़ होती हैं कि प्रोफेसर एमेरिटस। 1945 completed her diploma in nursing education at ST John's Hospital in ST Louis,
मिसौरी। अब देखिए स्टूडेंट्स के क्या किया था इन्होंने 1945 में अपना डिप्लोमा जो है वो नर्सिंग एजुकेशन में कंप्लीट किया था। और कहाँ से किया था? जॉन्स हॉस्पिटल जो है, ST जॉन्स हॉस्पिटल, वहाँ से किया था। इसके अलावा 1948 में इन्होंने जो BS नर्सिंग की इनकी जो डिग्री थी वो हासिल की थी ST लॉयड यूनिवर्सिटी से। 1957 में इन्होंने जो इनकी मास्टर डिग्री है, MS की जो डिग्री है नर्सिंग में, वो हासिल की थी। ये भी ST लॉयड यूनिवर्सिटी ही से हासिल की थी। 1961 में इन्होंने अपना जो डॉक्टरेट जो एजुकेशन है वो भी कंप्लीट कर दी थी। और ये टीचर्स कॉलेज जो है कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क से, तो वहाँ से इन्होंने ये अपना जो डॉक्टरेट डिग्री है वहाँ से हासिल की थी। और ये इन्होंने एजुकेशन में की थी। 1971 में उन्होंने अपना एक बुक जो है वो पब्लिश किया था। बुक का नेम था टुवर्ड ए थ्योरी ऑफ नर्सिंग, जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ये इनका एक बुक था, 1971 में ये पब्लिश हुआ था। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, मे बी MCQs में आप लोगों से पूछी जा सकती हैं। 1980 में इन्होंने अपना ऑनररी PhD जो है वो ये जो साउथर्न इलिनियस यूनिवर्सिटी जो है वहाँ से इन्होंने हासिल की थी। इसके अलावा पोस्ट डॉक्टरल स्टडी जो है उन्होंने रिसर्च, डिज़ाइन, स्टैटिस्टिक्स और कंप्यूटर में की थी। अच्छा स्टूडेंट्स, अब मेन टॉपिक की तरफ आ जाएं, इस थ्योरी के बेसिक एजम्पशंस की तरफ। तो बेसिक एजम्पशंस में जो फर्स्ट एजम्पशन है वो है कि नर्सिंग फोकस इज़ द केयर ऑफ ह्यूमन बीइंग। नर्सिंग फोकस जो है वो क्या है? नर्सिंग का जो प्राइमरी फोकस है स्टूडेंट्स, प्राइमरी फोकस वो है इंडिविजुअल केयर। इंडिविजुअल के केयर पे नर्सिंग जो है वो प्राइमरी फोकस रखती हैं। नर्सिंग जो है उसका मकसद ये होता है, नर्सिस का एम ये होता है कि वो पेशेंट की मदद करे ताकि पेशेंट जो है वो हेल्थ को अचीव कर सके, मेंटेन कर सके, और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आई है तो उसको वो रीगेन कर सके। दूसरा जो एजम्पशन इसका है उसमें ये बताया गया है कि नर्सिंग गोल इज़ द हेल्थ केयर ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स। नर्सिंग गोल जो है, नर्सिंग का मकसद क्या है? नर्सिंग का मकसद ये है कि वो हेल्थ केयर जो है वो प्रोवाइड करे इंडिविजुअल्स को और ग्रुप्स को, यानी जितने भी नर्सिंग एफर्ट्स होते हैं तो वो उनका मकसद ये होता है कि जो हेल्थ केयर नीड्स है इंडिविजुअल के, ग्रुप्स के, तो वो पूरे हो। उनकी कोशिश ये होती है कि वो अपने एफर्ट्स के थ्रू हेल्थ को प्रमोट करे, इलनेसेस को प्रिवेंट करे, और जो हेल्थ कंडीशंस हैं तो उनको मैनेज करें। इसके अलावा लिखा है ह्यूमन बीइंग आर ओपन सिस्टम इंटरेक्टिंग कॉन्स्टेंटली विद देयर एनवायरनमेंट। इसका मतलब ये है कि इमोजिन किंग के मुताबिक ह्यूमन बीइंग जो है वो ओपन सिस्टम है। इसका मतलब ये है कि कंटिन्यूसली वो अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते रहते हैं और इस इंटरेक्शन के थ्रू वो इन्फ्लुएंस करते हैं अपने एनवायरनमेंट को, और उनका जो एनवायरनमेंट है वो इन्फ्लुएंस करता है उनको। तो ओपन सिस्टम का यही मतलब है कि कॉन्स्टेंटली जो है वो इंटरेक्शन होती रहती हैं और इन्फ्लुएंस जो है वो होते रहते हैं, और इस इंटरेक्शन की वजह से उनकी हेल्थ, उनकी जो वेल बीइंग है वो अफेक्ट होती हैं। इसके बाद लिखा है Basic assumption of goal attainment theory is that nurse and client communicate information, set goal mutually, and then act to attain those goal is also the basic assumption of nursing process। यानी basic assumption क्या है goal attainment theory के, कि नर्स और क्लाइंट जो है वो आपस में कम्युनिकेट करें, आपस में वो इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट करे, दोनों जो है मिल के म्यूचुअली गोल सेट करे, और फिर उन गोल्स को अचीव करने के लिए वो काम करे, एक्शन करे। और ये जो बेसिक एजम्पशन है इस थ्योरी की, ये नर्सिंग प्रोसेस की भी बेसिक एजम्पशन है। अब देखिए कि जो किंग की थ्योरी है गोल अटेनमेंट थ्योरी, इसकी जो सेंट्रल आइडिया है वो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन है। नर्स और क्लाइंट के दरमियान जो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन है वो एसेंशियल है, और इस इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के थ्रू ही जाके वो एक साथ मिल के गोल इस्टेब्लिश कर सकते हैं और फिर उन गोल को अचीव करने के लिए काम स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि नर्सिंग प्रोसेस में भी हम कर रहे होते हैं। नर्सिंग प्रोसेस में क्या होता है, सबसे पहले हम असेसमेंट करते हैं। असेसमेंट करते वक्त हम हिस्ट्री लेते हैं, पेशेंट से बातचीत स्टार्ट करते हैं, रेपो डेवलप करते हैं, ट्रस्ट डेवलप करते हैं। उसके बाद डायग्नोसिस हम करते हैं, नर्सिंग डायग्नोसिस, फिर प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग के अंदर हम गोल बना रहे होते हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स हम सेट करते हैं। फिर हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, इंटरवेंशंस जो भी होते हैं वो हम करते हैं। उसके बाद फिर इवैल्यूएशन करते हैं। तो ये जो बेसिक एजम्पशन है, मे बी आप लोगों से MCQs में ये बात पूछी जा सकती है कि जो गोल अटेनमेंट की बेसिक एजम्पशन है वो किस प्रोसेस के बेसिक एजम्पशंस जो है उनके साथ मैच करती हैं। तो ये आप लोगों को याद हो कि ये नर्सिंग प्रोसेस के बेसिक एजम्पशंस के साथ मैच करती हैं। इसके अलावा
Each human being perceive the world as a total person in making transaction with individual and things in environment. अब इसका मतलब ये है कि हर एक ह्यूमन बीइंग जो है वो एज ए होल अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है। अब नर्सिंग के कंटेक्स्ट में अगर इसको हम देखें तो इसका मतलब ये है कि पेशेंट को हमने एज ए होल लेना है, एज ए कंप्लीट बीइंग हमने लेना है। जितने भी उसके जो एस्पेक्ट्स हैं, फिज़िकल एस्पेक्ट हो गया, इमोशनल एस्पेक्ट हो गया और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट हो गया, इन सब को हमने, जो सोशल एस्पेक्ट है वो भी, इन सब को हमने कंसीडर करना है। इन सब को हमने कंसीडर करते हुए पेशेंट को देखना है, कोई एक एस्पेक्ट भी हम नहीं छोड़ सकते। और जब हम इस तरह करते हैं कि इन सब एस्पेक्ट को कंसीडर करते हुए पेशेंट को इंगेज करते हैं गोल सेट करने में, तो फिर जाके जो रिलेशनशिप है वो भी सही से डेवलप होती हैं। और ये जो होलिस्टिक व्यू होता है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है पेशेंट के नीड्स को समझने के लिए और पेशेंट को कम्प्रिहेंसिव केयर जो है वो प्रोवाइड करने के लिए। इसके बगैर ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे ट्रांजैक्शन की बात आ गई तो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करती चलूँ। ट्रांजैक्शन एक मेजर कंसेप्ट है इस थ्योरी के अंदर। सबसे पहले क्या होता है, नर्स पेशेंट रिलेशनशिप जो है वो डेवलप होने लगती हैं तो सबसे पहले इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होता है। जब कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिवली हो जाती हैं तो फिर नर्स और पेशेंट के दरमियान इंटरेक्शन होती हैं और वो इंटरेक्शन भी इफ़ेक्टिव इंटरेक्शन होती है। जब इफ़ेक्टिव इंटरेक्शन हो जाती हैं तो इफ़ेक्टिव इंटरेक्शन के दौरान वो क्या करते हैं, गोल्स जो है वो सेट कर देते हैं। फिर अगर वो गोल्स उन्होंने कोलैबोरेटिवली सेट कर दिए और फिर कोई तरीका उन्होंने ढूंढ लिया और उस तरीके पे दोनों जो है वो विलिंगनेस दोनों ने शो की कि ये तरीका ठीक है, इसको फॉलो करते हुए, ये काम करते हुए हम अपने गोल अचीव कर सकते हैं। और वो दोनों जो है वो फिर उसी तरीके से काम जो है आगे स्टार्ट रहा। फॉर एग्जांपल इंटरवेंशंस हो रही है, नर्स जो कुछ भी करने को पेशेंट से कह रहा है और जो भी उसके हेल्थ के लिए जो भी काम कर रहा है तो वो पेशेंट जो है वो उसकी जो है उसी तरह कॉम्प्लियंस शो कर रहा है। तो इसको कहते हैं ट्रांजैक्शन, कि दोनों जो है उन एक्शन पे राज़ी हो जाते हैं जो कि गोल्स को अचीव करने के लिए किए जाते हैं। तो इसको कहते हैं ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन के लिए ज़रूरी है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन का होना। अगर इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं है तो इफ़ेक्टिव इंटरेक्शन नहीं होगी। इफ़ेक्टिव इंटरेक्शन अगर नहीं है तो ट्रांजैक्शन भी सक्सेसफुल नहीं हो सकती। इसके अलावा जो दूसरा है एजम्पशन, इसमें लिखा है ट्रांजैक्शन रिप्रेजेंट ए लाइफ सिचुएशन इन विच परसीवर एंड थिंग परसीव्ड आर इनकाउंटर्ड एंड इन विच पर्सन इंटर द सिचुएशन एज एन एक्टिव पार्टिसिपेंट एंड ईच इज चेंज इन द प्रोसेस ऑफ दीज एक्सपीरियंसेस। अब इसका मतलब ये है कि ट्रांजैक्शन की जो कंसेप्ट है वो यहाँ पे भी बताई गई है इस थ्योरी के अंदर भी। तो ट्रांजैक्शन मैंने आप लोगों को बता दिया कि एक ऐसी इंटरेक्शन के जिसमें नर्स और पेशेंट दोनों पार्टीज़ जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं और एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, वो गोल अचीव करने के लिए काम जो है वो एक साथ स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसको हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि नर्स और पेशेंट जो है वो इन्फॉर्मेशंस को एक्सचेंज करते हैं, गोल सेट करते हैं और फिर टुगेदर जो है वर्क स्टार्ट कर लेते हैं उन गोल्स को अचीव करने के लिए। तो नर्स और पेशेंट दोनों जो है वो इस प्रोसेस की वजह से इफ़ेक्ट होते हैं। यहाँ पे जो परसीवर है वो भी और चीज़ें जो परसीव्ड होती हैं वो दोनों इनकाउंटर्ड है। इसका मतलब ये है कि नर्स और पेशेंट दोनों जो है वो यहाँ पे दोनों इकट्ठे काम करते हैं और इफ़ेक्ट भी दोनों होते हैं इस प्रोसेस की वजह से। वो दोनों लर्न करते हैं, अडाप्ट करते हैं और एक्सपीरियंसेस के थ्रू चेंज होते हैं। अब नर्स किस तरीके से अडाप्ट या लर्न करेगी या एक्सपीरियंस, तो उस पेशेंट को शुरू में तो नर्स नहीं जानती थी। शुरू में तो जब पेशेंट के साथ फर्स्ट उसकी मुलाकात हुई तो नर्स उसको नहीं जानती थी, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, उसके सिचुएशन के बारे में। अब वक्त के साथ साथ अगर पेशेंट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन हासिल हुई है, पेशेंट को जानने लगी है एक नर्स, तो फिर वो अडाप्ट कर लेती हैं चीज़ों को। जो मुश्किलात थे वो भी वो अडाप्ट कर लेती हैं, जो मुश्किल पेश आ रही थी उनको भी टैकल कर लेती हैं और सीखती भी हैं और एक्सपीरियंस जो है वो उसकी हो जाती हैं। इसी तरह पेशेंट की तो ज़ाहिरी सी बात है वो अडाप्ट भी करता है अपने हेल्थ सिचुएशन के साथ, लर्न भी करता है और उसमें चेंजेस भी आती हैं, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस जो है उसको हो जाते हैं। तो यही बात इसमें की जा रही है। अब देखिए स्टूडेंट्स, जर्नी टूवर्ड द थ्योरी। जो इमोजिन किंग थी उनकी जर्नी टूवर्ड द थ्योरी कि पहले उनके कॉन्सेप्ट में क्या था, फिर किस तरीके से थ्योरी का शक्ल उन्होंने दे दिया। तो लिखा है इन 1981 किंग रिफाइंड हर कॉन्सेप्ट इनटू ए नर्सिंग थ्योरी दैट कंसिस्ट ऑफ। तो 1981 में इन्होंने क्या किया, अपने कॉन्सेप्ट को रिफाइन किया
नर्सिंग थ्योरी के शक्ल में। और वो जो कंसेप्ट थे इनके, तो वो कौन कौन से थे? फर्स्ट वन, ओपन सिस्टम का। एन ओपन सिस्टम फ्रेमवर्क एज ए बेसिस ऑफ गोल अटेनमेंट। इन्होंने एक ओपन सिस्टम फ्रेमवर्क रख दिया गोल अटेनमेंट के बेसिस के तौर पे। यानी इनका ये कहना था कि ओपन सिस्टम मीन्स के गोल्स जो हैं वो कोई फ़िक्स चीज़ नहीं होती कि हम एक दफ़ा कह लें कि ये हमारे गोल्स हैं, हमने इनको अचीव करने हैं, और फिर अगर वो हमें अचीव ना हो सके तो फिर हम उनको चेंज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है। इन्होंने ओपन सिस्टम फ्रेमवर्क रख दिया, और ओपन सिस्टम फ्रेमवर्क रखने का मतलब ये है कि इन्होंने कहा कि ऐसा हो सकता है कि हमने एक गोल बनाया, उसको अचीव करने के लिए वर्क किया, फिर वो अचीव ना हो। जब वो अचीव ना हुआ तो हम उसमें चेंजेस करेंगे, कोई और गोल जो है वो हम सेट करेंगे और उस पर काम करेंगे तो वो अचीव हो जाएगी। तो ये मकसद है ओपन सिस्टम फ्रेमवर्क का, कि गोल सेटिंग और गोल पे काम जो है वो फिक्स्ड नहीं है, उसमें रद्दबदल हो सकती है। नर्सिंग एज ए मेजर सिस्टम विद इन द हेल्थ केयर सिस्टम। और दूसरा जो है कंसेप्ट इनका ये था कि नर्सिंग जो है वो हेल्थ केयर सिस्टम में एक मेजर जो है वो एक सिस्टम है। तो ये इसलिए ये कहती थी नर्सिंग के बारे में कि नर्सिंग एक इंटीग्रल पार्ट है हेल्थ केयर सिस्टम का। ये इसलिए कहती थी क्योंकि रोल ऑफ नर्सिंग जो है एक हेल्थ केयर सर्विसेज के अंदर, जो इंटरकनेक्टेड डिफरेंट हेल्थ केयर सर्विसेज होते हैं, तो वहाँ पे नर्स के रोल को अगर देखा जाए तो नर्स की रोल जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। इंडिविजुअल के साथ सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन जो है वो नर्स की होती हैं। तो इसीलिए इन्होंने जो कोलैबोरेशन है उसके इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करते हुए, जो पेशेंट के साथ जो दूसरे जितने भी हेल्थ केयर सर्विसेज हैं उनको इंटीग्रेट करके जो है लाके केयर प्रोवाइड करना पेशेंट को, तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, इनको हाईलाइट करते हुए, इनकी इम्पोर्टेंस को, इन्होंने कहा कि नर्सिंग जो है वो एक मेजर सिस्टम है हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर। फिर नर्सिंग प्रोसेस एम्फेसाइज ऑन इंटरपर्सनल प्रोसेसेस। नर्सिंग प्रोसेस जो है वो इंटरपर्सनल प्रोसेसेस पे बहुत ज़्यादा जो है एम्फेसिस करती हैं। इसका मतलब ये है कि जो इंटरपर्सनल प्रोसेसेस हैं नर्सिंग प्रोसेस के अंदर, तो ये किसे कहते हैं? जो इंटरेक्शन होते हैं, जो कम्युनिकेशन होते हैं पेशेंट और नर्स के दरमियान, तो उसको कहा गया है। तो इनके मुताबिक, इमोजिन किंग के मुताबिक, नर्सिंग जो है उसमें फंडामेंटली नर्सिंग जो है वो पेशेंट और नर्स के आपस में जो इंटरेक्शन होती हैं, जो रिलेशनशिप वो डेवलप करते हैं, उसका नाम है, बुनियादी तौर पे इनका ये कहना था। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि जो इंटरपर्सनल प्रोसेसेस हैं वो इंटीग्रल पार्ट है इंटरपर्सनल प्रोसेसेस, और इंटरपर्सनल प्रोसेसेस है वो अप्रोच है कि जो कि इंश्योर करती हैं, इस बात को यकीनी बनाती हैं कि पेशेंट सेंटर्ड, कोलैबोरेटिव और रिस्पॉन्सिव केयर जो है वो प्रोवाइड की जा रही हैं। अगर ये नहीं होगा, इंटरपर्सनल प्रोसेसेस जो है वो नहीं होंगे, तो फिर हम इस बात को यकीनी नहीं बना सकते कि पेशेंट सेंटर्ड, कोलैबोरेटिव और रिस्पॉन्सिबल जो है वो केयर प्रोवाइड हो रही है। फिर लिखा है यूज्ड ए सिस्टम अप्रोच इन डेवलपमेंट ऑफ हर डायनेमिक इंटरेक्टिंग सिस्टम फ्रेमवर्क एंड इन हर सब्सिक्वेंट गोल अटेनमेंट थ्योरी। उन्होंने क्या क्या सिस्टम अप्रोच जो है वो यूज़ की अपनी डायनेमिक इंटरेक्टिंग सिस्टम का जो फ्रेमवर्क है, जो आगे हम डिस्कस कर रहे हैं, उसको डेवलप करने में भी, और उनकी जो ये थ्योरी थी, इस थ्योरी में भी उन्होंने सिस्टम, एक ओपन सिस्टम जो है उसकी बात की कि मीन्स के कोई चीज़ें जो है वो फिक्स्ड नहीं है, उनमें हम चेंजेस कर सकते हैं, दोबारा हम उन पर काम कर सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब देख लें इंटरेक्टिंग सिस्टम फ्रेमवर्क इंक्लूडेड 3 सिस्टम। ये जो इंटरेक्टिंग सिस्टम फ्रेमवर्क की बात हो रही थी तो ये 3 सिस्टम्स हैं। इन 3 सिस्टम्स में से फर्स्ट सिस्टम है पर्सनल सिस्टम, द इंडिविजुअल। पर्सनल सिस्टम जो है ये कहते हैं इंडिविजुअल पेशेंट को, और अब पर्सनल सिस्टम की जहाँ हम बात करते हैं तो उसमें पर्सनल एक्सपीरियंसेस, पर्सनल परसेप्शन और सेल्फ कंसेप्ट जो है उसकी बात आती है। तो नर्स को इन चीज़ों के बारे में पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हर एक पेशेंट के एक्सपीरियंसेस क्या है, उनके परसेप्शंस क्या है, उनकी सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि एक यूनिक, एक इंडिविजुअल, इंडिविजुअलाइज्ड, एक स्पेसिफिक, एक पर्सनलाइज्ड केयर जो है वो प्रोवाइड की जाए, ताकि जो पेशेंट के जो इंडिविजुअल स्पेसिफिक नीड्स होते हैं वो भी पूरा हो। तो इसीलिए पर्सनल सिस्टम को इन्होंने इंक्लूड किया। फिर इन्होंने बात की सबसे इम्पोर्टेंट सिस्टम की, जो कि इंटरपर्सनल सिस्टम है, इंडिविजुअल इंटरेक्टिंग विद वन अनदर। इंटरपर्सनल सिस्टम का क्या मतलब है कि इंडिविजुअल्स जहाँ एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो जहाँ हम नर्सिंग की बात करते हैं तो नर्स और क्लाइंट जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं उसकी बात हो रही है। तो इंटरपर्सनल सिस्टम जो है
तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो ये रिलेशनशिप की बात हो रही है, रिलेशनशिप और इंटरेक्शन की, कि इंडिविजुअल और उसके नर्स के दरमियान। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है पेशेंट रिलेशनशिप और इंटरेक्शन जो है नर्स के साथ, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन जो है वो अगर नहीं होंगी तो फिर जो है सही तरीके से रिलेशनशिप भी डेवलप नहीं होगी, और रिलेशनशिप नहीं होगी तो इंटरेक्शन नहीं होगी, इंटरेक्शन अगर नहीं होगी तो फिर ट्रांजैक्शन नहीं होगी, तो फिर गोल्स जो है वो अचीव नहीं हो सकेंगे। तो इंटरपर्सनल सिस्टम की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है ताकि एक सही किस्म की नर्स पेशेंट रिलेशनशिप जो है वो बन सके। और फिर सोशल सिस्टम की भी इन्होंने बात की, ग्रुप ऑफ पीपल इन ए कम्युनिटी आर सोसाइटी शेयरिंग कॉमन गोल्स इंटरेस्ट एंड वैल्यूज़। तो यानी आप लोगों को पता है स्टूडेंट सोशल सिस्टम किसे कहते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल जो कि कम्युनिटी में होते हैं, सोसाइटी में होते हैं, उनके कॉमन गोल्स होते हैं, कॉमन इंटरेस्ट, कॉमन वैल्यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे सोशल सिस्टम को इंक्लूड करने का मकसद इनका ये था कि सोशल सिस्टम के अंदर लार्जर ग्रुप्स आते हैं और सोसाइटी के अंदर जो स्ट्रक्चर्स हैं वो आती हैं, जैसे कि स्ट्रक्चर्स में कम्युनिटीज़ हैं, हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और सोसाइटी एज ए लार्ज खुद जो है वो भी हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है सोसाइटी के स्ट्रक्चर्स जो हो गए, ये कम्युनिटी सोसाइटी के अंदर, तो ये सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं इंडिविजुअल को भी और इंटरपर्सनल सिस्टम जो है उसको भी। जो पर्सनल सिस्टम है उसको भी इन्फ्लुएंस करती हैं और जो इंटरपर्सनल सिस्टम है उसको भी इन्फ्लुएंस करती हैं। तो नर्सेस को इन चीज़ों के बारे में, ब्रॉडर सोसाइटल कॉन्टेक्स्ट के बारे में पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जहाँ उनके पेशेंट सोसाइटी के अंदर रहते हैं एज ए सोशल बीइंग, उनको जानना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जहाँ वो रहते हैं एज ए सोशल बीइंग तो उस जगह का, उनके कल्चर का, उनके हेल्थ पे, उनके वेल बीइंग पे बहुत बड़ा असर होता है। तो इसीलिए इनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किंग स्टडीड द सिस्टम एज ए होल रदर देन एन आइसोलेटेड पार्ट। तो इसीलिए किंग ने क्या किया, किंग ने सारे सिस्टम्स को एज ए होल ले लिया, किसी एक सिस्टम को अलग उन्होंने जो है वो आइसोलेट उन्होंने नहीं किया था, सबको ले लिया। देखिए अब 3 सिस्टम जो है वो ज़्यादा डिटेल से दी गई हैं। पर्सनल सिस्टम कॉन्सेप्ट जो है, अच्छा स्टूडेंट्स यहाँ पे जो चीज़ें दी गई हैं आप लोगों को, तो ये कुछ कंसेप्ट है, इनको समझना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फर्स्ट वन जो पर्सनल सिस्टम है उसके कॉन्सेप्ट जो है उनमें कोपिंग है, परसेप्शन है, सेल्फ है, बॉडी इमेज है, ग्रोथ है और डेवलपमेंट है। अब कोपिंग पर्सनल सिस्टम के अंदर क्या है, तो कोपिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जहाँ हम देखते हैं कि इंडिविजुअल किस तरीके से एक पेशेंट जो है वो अपने स्ट्रेस को मैनेज करता है और चेंजेस के साथ अडॉप्ट करता है। तो इसका पता होना नर्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो इंडिविजुअल के अंदर कोपिंग मैकेनिज़्म है उसका पता होना, उसके परसेप्शंस का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस थ्योरी में किंग ने जो ये परसेप्शन की बात की है, तो उनके मुताबिक परसेप्शन जो है वो इन्फ्लुएंस करती है कि कैसे पेशेंट अपने हेल्थ कंडीशन को अंडरस्टैंड करता है, अपने हेल्थ, उसे जो हेल्थ केयर मिलती है उसको वो किस तरीके से परसीव करता है। तो परसेप्शन की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। नर्सेस को मस्ट रिकॉग्नाइज़ करना चाहिए कि पेशेंट के परसेप्शंस क्या है और फिर उनको एड्रेस भी करना चाहिए ताकि इफ़ेक्टिव जो है वो इंटरेक्शन हो सके। अगर परसेप्शन में मिस अलाइनमेंट हो गई तो फिर इसकी वजह से जो हेल्थ गोल की अचीवमेंट है उसमें रुकावट हो सकती हैं। तो इसीलिए नर्सेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो क्लियरिफाई करे और अलाइन करे और उनके जो पेशेंट के परसेप्शंस हैं उनको अपने परसेप्शंस के साथ। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए परसेप्शन जो है वो भी एक कॉन्सेप्ट है पर्सनल सिस्टम के अंदर। सेल्फ है, सेल्फ कहते हैं इंडिविजुअल के उसके ख़ुद के आइडेंटिटी से रिलेटेड जो अवेयरनेस होती हैं तो उसको कहते हैं सेल्फ। अच्छा, सेल्फ आप लोगों को पता है स्टूडेंट्स कि एक इंसान जो है वो अपने बारे में क्या सोचता है, अपने वैल्यूज़ के बारे में, अपने आइडेंटिटी के बारे में, अपने पर्सनल गोल्स के बारे में उसका ख़ुद का क्या कितना अवेयरनेस होता है, क्या कंसेप्ट होता है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। सेल्फ़ की जो कंसेप्ट है ये पेशेंट के मोटिवेशन और पेशेंट के बिहेवियर में चेंजेस लाने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब तक एक पेशेंट के सेल्फ़ को नहीं समझा जाएगा, उसके ख़ुद से रिलेटेड सेल्फ़ कॉन्सेप्ट उसकी अगर समझ में नहीं आएगी तो आप उसके बिहेवियर में कोई चेंजेस नहीं कर सकते, ना ही आप उसको मोटिवेट कर सकते हैं एज ए नर्स। तो इसीलिए नर्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो पेशेंट के साथ इंटरेक्शन करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसके पेशेंट के सेल्फ़ का उसको पता हो, उसको उसके बारे में
नॉलेज जो है वो हासिल हो। बॉडी इमेज का फिर बताया है, बॉडी इमेज जो है वो इंडिविजुअल की अपने जो उसकी अपनी बॉडी है, उसकी जो अपीयरेंस है, उसके फंक्शंस है, उससे रिलेटेड उसकी जो परसेप्शन, उसकी जो एटीट्यूड होती है वो बॉडी इमेज कहलाती हैं। तो बॉडी इमेज जो है वो भी पेशेंट के इमोशंस को और उनके साइकोलॉजिकल वेल बीइंग को सिग्निफिकेंटली अफेक्ट करती हैं। अब यहाँ पे किंग के थ्योरी के मुताबिक बॉडी इमेज के जो कंसर्न हैं उसको एड्रेस करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है होलिस्टिक केयर प्रोवाइड करने के लिए। इसके बगैर होलिस्टिक केयर जो है वो प्रोवाइड नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल, एक पेशेंट है जिसकी सर्जरी से रिकवरी हो रही है, सर्जरी हुई थी अब रिकवरी हो रही है, या फिर कोई क्रोनिक इलनेस है उसके साथ वो कोप कर रहा है, तो उसमें उसकी बॉडी इमेज जो है वो अल्टर हो जाती हैं, उसमें चेंजेस आ जाते हैं। जब चेंजेस आ जाते हैं तो इन चेंजेस की वजह से उसकी सेल्फ़ इस्टीम और मोटिवेशन जो है उसके ऊपर असर पड़ता है। तो इसीलिए नर्स ने मस्ट जो है वो इसमें हेल्प करनी है पेशेंट की, कि वो इन चेंजेस के साथ एडॉप्ट करें और पॉजिटिव आउटलुक जो है वो अचीव करें, और गोल डायरेक्टेड हेल्थ बिहेवियर्स जो है उसमें वो इंगेज रहें। की जो है बॉडी इमेज को कंसीडर करना और उस पे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात आ गई। ज़ाहिरी सी बात है कि ग्रोथ जो है उसको देखा जाता है, नर्सिस ने मस्ट ग्रोथ को कंसीडर करना है कि पेशेंट की जो ग्रोथ प्रोसेस है वो कैसी हैं, मतलब कि उसमें जो ग्रोथ के साथ साथ डेवलपमेंटल जो चेंजेस आते हैं, तो उसको देखते हुए, ग्रोथ को देखते हुए एज अप्रोप्रिएट केयर और एज अप्रोप्रिएट एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए जो जितने भी गोल सेटिंग और गोल अटेनमेंट है उसके लिए जो एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, तो वो एज अप्रोप्रिएट एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए, उसका फिर फ़ायदा होता है। तो इसीलिए ग्रोथ को देखना भी ज़रूरी है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट जो है वो कंसेप्ट है उसके अंदर, पर्सनल सिस्टम के अंदर। और डेवलपमेंट, ज़ाहिरी सी बात है, डेवलपमेंट जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा एक क्रिटिकल एक कंसेप्ट है कि इसको समझना, क्योंकि डिफरेंट लेवल्स होते हैं, डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस होते हैं। फॉर एग्जांपल, एडोलेसेंट स्टेज है, इन्फेंट स्टेज है, या फिर एल्डर पर्सन वाला स्टेज है। तो इन स्टेजेस को देखते हुए, इनको कंसीडर करते हुए नर्सिस जो है वो इफ़ेक्टिव और इंडिविजुअलाइज्ड केयर प्लान्स जो है वो तैयार कर सकते हैं। तो इसीलिए इफ़ेक्टिव और इंडिविजुअलाइज्ड केयर प्लान्स तैयार करने के लिए डेवलपमेंटल स्टेजेस को कंसीडर करना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इसके बाद इंटरपर्सनल सिस्टम के कॉन्सेप्ट्स को देख ले स्टूडेंट्स। इंटरपर्सनल सिस्टम के कॉन्सेप्ट्स के अंदर इंटरेक्शन है। इंटरेक्शन कहते हैं जो रेसिप्रोकल जो एक्शंस और बिहेवियर्स होते हैं एक इंडिविजुअल के और एक नर्स और एक क्लाइंट के दरमियान, और चाहे वर्बल हो चाहे नॉन वर्बल जो एक्सचेंज हो इंफॉर्मेशंस की, तो ये इंटरेक्शन कहलाती हैं। यहाँ जो थ्योरी की जब हम बात करते हैं इमोजिन किंग की थ्योरी की, तो यहाँ पे नर्स पेशेंट जो रिलेशनशिप है उसको इंटरेक्शन कहा गया है। उसके लिए इंटरेक्शन लफ्ज़ जो है वो यूज़ हुई हैं। और इफ़ेक्टिव इंटरेक्शन जो है वो एक ट्रस्ट डेवलप करती हैं। जब ट्रस्ट डेवलप होता है तो ट्रस्ट डेवलप होने के बाद ही जाके सही तरीके से ईज़िली और इफ़ेक्टिवली जो है वो गोल सेट किए जा सकते हैं और फिर उनको अचीव करने के लिए काम स्टार्ट की जा सकती हैं। तो इसीलिए नर्स को ये बहुत ज़्यादा नर्स के लिए ज़रूरी है कि वो अपने पेशेंट के साथ एक मीनिंगफुल इंटरेक्शन जो है वो रखे, जिसमें वो पेशेंट के नीड्स को अंडरस्टैंड करे, उनके प्रेफरेंसेस को, उनके कंसर्न्स को अंडरस्टैंड करे, और फिर को क्रिएशन जो है वो स्टार्ट हो जाए हेल्थ गोल्स की। इसके बाद कम्युनिकेशन की बात है, तो ज़ाहिरी सी बात है स्टूडेंट्स, बार बार मैं आपको बता रही हूँ कि कम्युनिकेशन जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस थ्योरी के अंदर, क्योंकि जब तक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगी तो इफ़ेक्टिव इंटरेक्शन नहीं होगी। इफ़ेक्टिव इंटरेक्शन अगर नहीं होगी तो फिर ट्रांजैक्शन भी नहीं होगी, और ट्रांजैक्शन अगर नहीं होगी तो गोल्स अचीव नहीं होंगे, फिर उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। अब ट्रांजैक्शन को देख लें। ट्रांजैक्शन की जब हम बात करते हैं तो ट्रांजैक्शन जो सिंपल डिफिनीशन होती है ट्रांजैक्शन की, तो इसको हम इस तरह डिफ़ाइन करते हैं कि एक पर्पसफुल इंटरेक्शन के जिसमें इंडिविजुअल जो है वो एक साथ काम करते हैं कोई ख़ास गोल अचीव करने के लिए। अब हम जहाँ बात करते हैं इस थ्योरी के अंदर ट्रांजैक्शन की, तो थ्योरी के अंदर ट्रांजैक्शन उसको कहते हैं कि जिसमें नर्स और पेशेंट दोनों एग्री हो जाते हैं स्पेसिफिक हेल्थ गोल्स को अचीव करने के लिए, और उनको अचीव करने के लिए जो तरीके, जो इंटरवेंशन अप्लाई हो रहे हैं उनको करने के लिए एक साथ मिलके कोई एक काम
किसी गोल को अचीव करने के लिए उस काम को करने पे वो राज़ी हो जाते हैं, तो इसको हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। और सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन जो है वो तब होती हैं जब म्यूचुअल गोल अटेनमेंट जो है वो हो जाए। म्यूचुअल गोल सेट करके जब उनको अचीव किया जाए तो तब ट्रांजैक्शन जो है वो सक्सेसफुल होती हैं, कि जिसमें दोनों पार्टीज़ जो है फिर उससे सेटिस्फाई होते हैं, नर्स भी सेटिस्फाई होता है और पेशेंट भी सेटिस्फाई होता है, तो इसको हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। अब इस यहाँ पे स्ट्रेस जो है उसका कॉन्सेप्ट भी मौजूद है। स्ट्रेस आप लोगों को पता है, स्ट्रेस के स्ट्रेसर्स को इस थ्योरी के मुताबिक अगर हम देख लें, इस थ्योरी के मुताबिक, तो फिर स्ट्रेस को रिकॉग्नाइज़ करना और मैनेज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नर्सेस के लिए। पेशेंट के जो स्ट्रेस है उनको फाइंड आउट करके इनको चाहिए कि पहले स्ट्रेसर को आइडेंटिफाई करें, अपने लिए भी और पेशेंट के लिए भी, क्योंकि स्ट्रेसर उनके लाइफ में भी हो सकते हैं। और फिर डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ जो है वो इम्प्लीमेंट करें ताकि ये जो स्ट्रेसर्स हैं इनको प्रिवेंट किया जा सके। और अगर प्रिवेंट ना हो सके तो फिर कोई जो है कोपिंग मैकेनिज़्म वगैरह तैयार करे ताकि इनको एड्रेस किया जाए इफ़ेक्टिवली, और पेशेंट जो है उसकी पॉजिटिव आउटलुक को मेंटेन रखा जाए और पेशेंट को मोटिवेटेड रखा जाए और हेल्थ गोल्स जो है उसकी तरफ उसको गामज़न किया जाए। तो इसीलिए ये जितने भी कंसेप्ट्स है यहाँ पे जो हमने डिस्कस किए, तो ये बहुत ज़्यादा एसेंशियल है नर्स पेशेंट रिलेशनशिप के सक्सेस के लिए। तो इन चीज़ों को समझना और इन पे काम करना बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि इफ़ेक्टिव इंटरेक्शन और इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन की वजह से जो है वो सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन की बुनियाद बनती हैं, कि जिसमें नर्स और पेशेंट दोनों एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं और गोल्स अचीव कर लेते हैं। और स्ट्रेस को मैनेज करना इसलिए ज़रूरी है ताकि एक प्रोडक्टिव और सपोर्टिव इन्वायरमेंट जो है उसको मेंटेन रखा जा सके, जो कि इस चीज़ को फैसिलिटेट करें कि जो गोल्स हैं, जितने भी हेल्थ गोल्स हैं, वो अचीव हो सकें। इसके अलावा सोशल सिस्टम्स को देख ले स्टूडेंट्स। अब सोशल सिस्टम के अंदर भी डिफरेंट कॉन्सेप्ट मौजूद है, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट मौजूद है। तो यहाँ पे इस थ्योरी के अंदर ऑर्गेनाइजेशन कहा गया है इन्वायरमेंट में जो चीज़ें मौजूद होती हैं, जैसा कि फार्मल ऑर्गेनाइजेशन भी इसमें इंक्लूडेड है और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन भी इंक्लूडेड है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वो फॉर एग्जांपल हेल्थ केयर एनवायरनमेंट जो है, तो हेल्थ केयर स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहलाएंगे। और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन फॉर एग्जांपल जो एक पेशेंट का कल्चर है, उसका सोसाइटी है, उसके सोशल नॉर्म्स वगैरह हैं, तो वो उसके इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो वो इन्फ्लुएंस करती हैं उनकी। ये हेल्थ केयर इन्वायरमेंट भी इन्फ्लुएंस करता है इंटरपर्सनल सिस्टम को, और जो उनका अपना इनफॉर्मल जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, उनका कल्चर, उनका सोसाइटी, वो भी इन्फ्लुएंस करता है पर्सनल सिस्टम को भी और इंटरपर्सनल सिस्टम को भी। इसके अलावा अथॉरिटी की जहाँ हम बात करते हैं, तो अथॉरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अथॉरिटी को समझना, क्योंकि अथॉरिटी को यूज़ करते हुए एज ए एडवोकेट काम कर सकती हैं एक नर्स अपने पेशेंट के लिए। दूसरी बात ये कि ऑटोनॉमी का ख्याल, पेशेंट को ख़ुद भी एज ए क्लाइंट, वो एक रेशनल बीइंग है, तो उसको ऑटोनॉमी जो है वो इख्तियार हासिल है कि वो अपनी डिसीजन मेकिंग ख़ुद करे, उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। पावर की जहाँ बात आती है, तो पावर जो है, पावर वो एबिलिटी होती है जिसके थ्रू हम दूसरों को इन्फ्लुएंस करते हैं या फिर दूसरों के ऊपर कंट्रोल करते हैं। तो नर्सेस के लिए पावर जो है उसको यूज़ करना, उसकी उनकी जो अपनी प्रोफेशनल पावर होती हैं उसको यूज़ करना ज़रूरी इसलिए होता है ताकि वो अपने पेशेंट के नीड्स को अचीव करने के लिए, उनके नीड्स को पूरा करने के लिए और इफ़ेक्टिव जो इम्प्लीमेंटेशन है केयर प्लान्स की, उसको यकीनी बनाने के लिए एज ए एडवोकेट वो काम कर सके अपने पेशेंट के लिए। तो जब तक पावर नहीं है तो एज ए एडवोकेट जो है वो काम नहीं कर सकते। तो इसीलिए पावर की कॉन्सेप्ट जो है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा स्टेटस जो है, स्टेटस यहाँ पे कहा गया है सोशल या जो प्रोफेशनल पोजीशन होती है इंडिविजुअल्स की, तो उसको कहा गया है। तो स्टेटस जो है वो भी अफेक्ट करती हैं एक नर्स की जो प्रोफेशनल स्टेटस है, वो उसके जितने भी इंटरेक्शंस वगैरह है उसको अफेक्ट करती हैं। और पेशेंट की जो स्टेटस है, पेशेंट की स्टेटस मींस के उसकी जो सोशल उसकी स्टेटस है, तो वो भी अफेक्ट करती हैं, उसका भी असर होता है इंटरपर्सनल सिस्टम के ऊपर भी और पर्सनल सिस्टम के ऊपर भी। तो इसीलिए उनकी जो सोशल स्टेटस है, तो ये इस सोशल सिस्टम के कॉन्सेप्ट में आती हैं। और डिसीजन मेकिंग, अब डिसीजन मेकिंग की जब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो इस थ्योरी के मुताबिक डिसीजन मेकिंग जो है वो एक कोलैबोरेटिव प्रोसेस है जिसमें नर्स और पेशेंट दोनों ने जो है वो रहना है, इंक्लूड रहना है। और इफ़ेक्टिव डिसीजन मेकिंग जो है वो
क्या रिक्वायर करती हैं, वो क्लियर कम्युनिकेशन रिक्वायर करती हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर करती हैं, और पेशेंट के प्रेफरेंसेस और वैल्यूज़ को कंसीडर करना। ये सारी चीज़ें हों तो इफ़ेक्टिव डिसीजन मेकिंग होती हैं। तो नर्सेस यहाँ पे की रोल जो है वो प्ले करते हैं कि वो इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग जो है वो पेशेंट से करवाते हैं, पेशेंट की मदद करते हैं, और कि वो अंडरस्टैंड करे ऑप्शंस को, डिफरेंट ऑप्शंस उनके सामने रखते हैं, और फिर चॉइसेस जो है वो उनको बता देते हैं, तो वो अपने लिए ख़ुद जो है वो कर लेते हैं। तो यहाँ पे इस थ्योरी के अंदर सोशल सिस्टम के जो कॉन्सेप्ट्स है वो एक ब्रॉडर फ्रेमवर्क हमें प्रोवाइड कर रही हैं, जो कि नर्स और पेशेंट के जो इंटरेक्शंस हैं उसको शेप देती हैं। और दूसरी बात ये भी है कि डिफरेंट जो प्रोसेसेस होते हैं हेल्थ गोल्स को अचीव करने के लिए, तो उसमें भी इनका बड़ा किरदार होता है, जैसे कि डिसीजन मेकिंग का। तो डिसीजन मेकिंग का भी बहुत ज़्यादा जो है वो किरदार होता है। इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स एंड एस्टेब्लिश गोल्स, द नर्स एंड पेशेंट हैज़ टू परसीव वन अनदर, एक्ट एंड रिएक्ट, इंटरेक्ट एंड ट्रांजैक्ट। अब क्या करना है, प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए और गोल्स इस्टेब्लिश करने के लिए नर्स और पेशेंट दोनों को एक दूसरे को परसीव करना है, एक्शन और रिएक्शंस करने हैं। फॉर एग्जांपल एक्शन में नर्स पेशेंट से कहती हैं कि आप जो है वो बाजू दे दें ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए, और ये क्या हुआ, ये एक्ट हुआ, और पेशेंट जो है वो अपना बाजू आगे करता है ब्लड प्रेशर को चेक करवाने के लिए, तो ये उसका रिस्पॉन्स हो गया, रिएक्शन हो गया। तो एक्शन करे, रिएक्शन करे, इस तरह उनकी इंटरेक्शन हो जाएगी, और फिर इंटरेक्शन की वजह से ट्रांजैक्शन जो है वो हो जाएगी। अब देखिए स्टूडेंट्स, थ्योरी ऑफ गोल अटेनमेंट जो है ये क्या बताती है हमें। डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल इंडिविजुअल इन डिसीजन मेकिंग एज वेल एज चॉइसेस। यानी ये हमें इम्पोर्टेंस बताती हैं। इम्पोर्टेंस इस तरह हमें बताती हैं कि तमाम इंडिविजुअल्स की डिसीजन मेकिंग के अंदर पार्टिसिपेट करना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, उनके चॉइसेस जो है वो कितने इम्पोर्टेंट होते हैं, अल्टरनेटिव्स कितने इम्पोर्टेंट होते हैं, और नर्सिंग केयर जो है उसके जो आउटकम्स हैं वो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, ये चीज़ हमें डिस्क्राइब करती है। इसमें लिखा है इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग एज वेल एज चॉइस अल्टरनेटिव आउटकम ऑफ नर्सिंग केयर। नर्सिंग केयर करते वक्त हम जो चीज़ें जो है वो चूज़ करते हैं, जो अल्टरनेटिव्स हम जो है वो कंसीडर करते हैं, जो उसका आउटकम आता है, तो इन सब के इम्पोर्टेंस का हमें बताया है इस थ्योरी के अंदर। इट पर्टेन्स टू द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरेक्शन। अब ये थ्योरी जो है वो बिलोंग करती हैं इंटरेक्शन के इम्पोर्टेंस से। इंटरेक्शन के इम्पोर्टेंस का हमें बताती हैं, परसेप्शन के इम्पोर्टेंस का हमें बताती हैं, कम्युनिकेशन के इम्पोर्टेंस का हमें बताती हैं, ट्रांजैक्शन के इम्पोर्टेंस का, सेल्फ रोल का, स्ट्रेस का, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, टाइम का और पर्सनल स्पेस का। ये सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ये जो सिस्टम के कॉन्सेप्ट्स मैं आप लोगों को पढ़ा रही थी उसमें। तो ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों की इम्पोर्टेंस हमें बताने के लिए गोल अटेनमेंट थ्योरी जो है वो मौजूद है। किंग बिलीव दैट practice of nursing is differentiated from other healthcare professionals by what nurses do with and what they do for individuals। इनका कहना ये था, इमोजिन किंग का कहना ये था कि नर्सिंग प्रैक्टिस जो है वो डिफरेंट है दूसरे हेल्थ केयर प्रोफेशनल से, क्योंकि जो वो पेशेंट के साथ करते हैं या पेशेंट के लिए करते हैं तो वो ज़्यादा बढ़ के होता है एज़ कम्पेयर टू अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, क्योंकि नर्सेज का इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा क्लोज इंटरेक्शन होती है पेशेंट के साथ, तो इसीलिए उन्होंने ये बात की। The nurse and patient communicate information in order to set goals mutually and then act to attain those goals। नर्स और पेशेंट क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट करते हैं गोल सेट करने के लिए एक साथ मिल के, और फिर वो क्या करते हैं, फिर वो एक्शन स्टार्ट कर लेते हैं उन गोल्स को अचीव करने के लिए। अच्छा स्टूडेंट्स, डायग्राम में आप लोगों को यहाँ पे बताया गया है कि सबसे जो अंदरूनी जो हिस्सा है इसका सेंटर है, तो उसमें रखा गया है इंडिविजुअल जो पर्सनल जो सिस्टम है उसको रखा गया है। देखिए यहाँ पे जो है वो पर्सनल सिस्टम को रखा गया है, और पर्सनल सिस्टम का तो आप लोगों को पता है स्टूडेंट्स के पर्सनल सिस्टम में इंडिविजुअल के जो परसेप्शन, जो एक्सपीरियंसेस वगैरह है वो शामिल है। अब ये इस एरो के थ्रू आप लोगों को बताया जा रहा है कि ये जो पर्सनल जो सिस्टम है ये अफेक्ट करती हैं इंटरपर्सनल सिस्टम को। इस एरो के थ्रू आपको ये बताया गया है, और इस एरो के थ्रू आपको ये बताया गया है कि ये जो सोशल सिस्टम है उसको भी इन्फ्लुएंस करती हैं। जो एक इंसान
फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदे के उसूल हो गए, दूसरे के, तीसरे के, चौथे के, पांचवे के, फिर वो ग्रुप नाम्स बन जाते हैं, फिर वो सोसाइटी के नाम्स बन जाते हैं। तो इसीलिए इंडिविजुअल जो पर्सनल सिस्टम है वो अपने सोशल सिस्टम को भी इन्फ्लुएंस करती हैं। और फिर जो इंटरपर्सनल सिस्टम है, तो इंटरपर्सनल सिस्टम भी अपने जो सोशल सिस्टम है उसको इन्फ्लुएंस करती है। इस एरो के थ्रू ये बताया गया है। और फिर ये जो बड़ा सा जो एरो है, बड़ा सा एरो जो यहाँ आके यहाँ पे आ गया है, इसका मतलब ये है कि जो सोसाइटल सिस्टम है ब्रॉडर कैटेगरी का, वो पर्सनल सिस्टम को भी इन्फ्लुएंस करती हैं, वो इंटरपर्सनल सिस्टम को भी इन्फ्लुएंस करती हैं कि मुआशरा कैसा है, कल्चर कैसी है, ऑर्गेनाइजेशन, हेल्थ केयर इन्वायरमेंट कैसा है, ये सारी चीज़ें। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये नर्स पेशेंट जो इंटरेक्शन होती हैं, जो ट्रांजैक्शन होती हैं, जो नर्स पेशेंट सिंपली रिलेशनशिप बनती हैं, उसका आप लोगों को बताया गया है। देखिए यहाँ पे नर्स है, यहाँ पे क्लाइंट है, नर्स के अपने परसेप्शंस है, जजमेंट है, क्लाइंट के अपने परसेप्शन, अपने जजमेंट। फॉर एग्जांपल क्लाइंट अपने परसेप्शन के मुताबिक जजमेंट करेगा और जो नर्स है वो अपने परसेप्शन के मुताबिक जजमेंट जो है वो स्टार्ट करेगी। फिर एक्शंस होंगे, अगर नर्स ने एक्शन किया तो फिर क्लाइंट का रिएक्शन होगा, अगर क्लाइंट ने कोई एक्शन किया तो नर्स का रिएक्शन होगा। फिर ये एक्शन रिएक्शन जो है ये जब हो जाएंगे, स्टार्ट होंगे, तो इनकी वजह से इंटरेक्शन होगी। और जब इंटरेक्शन होगी और इंटरेक्शन जो है वो इफ़ेक्टिव इंटरेक्शन होगी तो ट्रांजैक्शन की तरफ बात चली जाएगी। ट्रांजैक्शन में वो लोग इस चीज़ पे वो मान जाते हैं कि इकट्ठे जो है वो गोल्स को अचीव करने के लिए काम स्टार्ट किया जाए। देखिए एक्शन होती हैं, रिएक्शन होती हैं, उसके थ्रू इंटरेक्शन होती हैं, फिर ट्रांजैक्शन होती है और फिर आउटकम आता है, गोल आउटकम। ट्रांजैक्शन अगर सक्सेसफुल हो जाती हैं तो हमें जो गोल हमने सेट किए थे वो हमें अचीव हो जाते हैं। और फिर फीडबैक आती हैं, और ये जो फीडबैक आती हैं तो इस फीडबैक के थ्रू क्या होता है, फीडबैक के थ्रू जो फ्यूचर के लिए जो परसेप्शंस और फ्यूचर के लिए जो जजमेंट है वो इन्फ्लुएंस होते हैं। और फ्यूचर में जो परसेप्शंस और जो जजमेंट की जाती हैं वो इस प्रीवियस जो इनका एक्सपीरियंस था उसके बेस पे की जाती हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब देख लें प्रोपोजिशंस ऑफ किंग्स थ्योरी। इस थ्योरी के प्रोपोजिशंस क्या है। तो पहले तो आप लोगों को इस बात का पता होना ज़रूरी है कि प्रोपोजिशन, तो ये मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ फर्स्ट चैप्टर जब मैं आप लोगों को पढ़ा रही थी कि प्रोपोजिशंस जो है वो स्टेटमेंट होते हैं जो कि डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के दरमियान रिलेशनशिप हमें बताती हैं। तो इसमें देख लें, इफ़ परसेप्चुअल इंटरेक्शन एक्यूरेसी इज़ प्रेजेंट इन नर्स क्लाइंट इंटरेक्शन, ट्रांजैक्शन विल ऑकर। अगर परसेप्चुअल इंटरेक्शन एक्यूरेसी है, परसेप्शन ठीक है, परसेप्शन ठीक होने की वजह से इंटरेक्शन एक्यूरेटली हो गई, तो फिर नर्स क्लाइंट जो है उनकी आपस में क्या होगी, उनकी आपस में इंटरेक्शंस होंगे, इफेक्टिव इंटरेक्शंस, और फिर ट्रांजैक्शन होगी। इफेक्टिव इंटरेक्शंस होंगे तो ट्रांजैक्शन होगी। इफ़ द नर्स एंड क्लाइंट मेक ट्रांजैक्शन, अगर नर्स और क्लाइंट के दरमियान ट्रांजैक्शन हो गई, गोल विल बी अटेंड, गोल जो है वो अचीव हो जाएगी। इफ़ गोल आर अटेंड, सेटिस्फेक्शन विल ऑकर, अगर गोल अटेंड हो गया तो सेटिस्फेक्शन होगी। इफ़ ट्रांजैक्शन आर मेड इन नर्स क्लाइंट इंटरेक्शन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट विल बी इन्हेंस्ड। क्या होगा, अगर ट्रांजैक्शन हो जाते हैं, नर्स क्लाइंट इंटरेक्शन के बाद ट्रांजैक्शन हो जाती हैं तो फिर ग्रोथ और डेवलपमेंट इन्हांस हो जाती हैं। दोनों जो है वो अडाप्ट कर लेते हैं, लर्न कर लेते हैं, और दोनों में चेंजेस जो है वो आ जाते हैं। और पेशेंट में जो चेंजेस होते हैं वो उसके हेल्थ कंडीशन में चेंजेस होते हैं, उसके हेल्थ गोल्स जो है वो उसको अचीव होने लगते हैं। If role expectation and role performance is perceived by the nurse and client are congruent, अगर रोल एक्सपेक्टेशंस और रोल परफॉर्मेंस जो है वो एक दूसरे के साथ अलाइन हो गए, कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब है एक दूसरे के साथ मैच कर गए, देन ट्रांजैक्शन विल ऑकर। मतलब ये कि अगर एक नर्स, एक पेशेंट जो है वो एक अपने नर्स से कुछ परफॉर्मेंस जो है वो एक्सपेक्ट करती हैं और उसको वो एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस जो है वो अचीव हो जाती हैं, जिस तरह एक्सपेक्टेशन थी वैसे ही नर्स जो है वो बिहेव करने लगती हैं, तो फिर जाके ट्रांजैक्शन जो है वो हो जाता है। इफ़ रोल कन्फ्लिक्ट इज़ एक्सपीरियंस, अगर ऐसा हुआ कि रोल कन्फ्लिक्ट हो गया नर्स और क्लाइंट के दरमियान, यानी एक नर्स से बहुत सारी एक्सपेक्टेशन लेके एक पेशेंट आई थी और नर्स ने उस पर इतना गुस्सा किया कि उसके सारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो ख़त्म हो गए, तो फिर क्या हुआ, कन्फ्लिक्ट हुआ। जब कन्फ्लिक्ट होगी तो स्ट्रेस इन नर्स क्लाइंट डायरेक्शन में होकर, तो नर्स क्लाइंट डायरेक्शन में क्या होगा, स्ट्रेस पैदा होगा। इफ़ नर्स विद स्पेशल नॉलेज स्किल कम्युनिकेट अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन टू द क्लाइंट, अगर एक नर्स ऐसी नर्स है जिसको स्पेशल नॉलेज और स्पेशल स्किल्स जो है वो आते हैं और वो
सही तरीके से अप्रोप्रिएटली इंफॉर्मेशन को क्लाइंट तक पहुंचा सके, तो फिर म्यूचुअल गोल सेटिंग होगी, और म्यूचुअल गोल सेटिंग जब होगी तो म्यूचुअल गोल अटेनमेंट जो है वो भी हो जाएगी। तो ये प्रोपोजिशंस थे। अब मेटा पैराडाइम देख लें। मेटा पैराडाइम आप लोगों को पता है क्या थ्योरी के अपने अपने मेटा पैराडाइम होते हैं। मेटा पैराडाइम में इमोजिन किंग ने नर्सिंग के बारे में कहा कि नर्सिंग आर प्रोसेस ऑफ एक्शन, रिएक्शन एंड इंटरेक्शन बाय विच नर्स एंड क्लाइंट शेयर इंफॉर्मेशन अबाउट देयर परसेप्शन इन नर्सिंग सिचुएशन। क्या है नर्सिंग जो है वो एक प्रोसेस है जिसके अंदर एक्शंस होते हैं, रिएक्शंस होते हैं और इंटरेक्शन होते हैं। मतलब ये कि नर्स जो है वो पेशेंट को कुछ उनसे सवालात पूछते हैं तो पेशेंट बताते हैं, कोई काम करने को कहते हैं वो करते हैं, तो वो एक्शंस और रिएक्शंस हो गए। फिर उसकी वजह से इंटरेक्शन होगी, और जब इंटरेक्शन हो जाती हैं तो नर्स और क्लाइंट आपस में इंफॉर्मेशन शेयर कर लेते हैं, अपने परसेप्शंस के बारे में अपने अपने परसेप्शंस शेयर करते हैं एक नर्सिंग सिचुएशन के अंदर, यानी एक ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर कि जहाँ एक नर्स जो है वो एक क्लाइंट को केयर प्रोवाइड कर रही है। एंड प्रोसेस ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन बिटवीन नर्स एंड क्लाइंट वेयर बाई ईच परसीव द अदर एंड द सिचुएशन। और ये एक ऐसी प्रोसेस है कि जिसमें ह्यूमन इंटरेक्शन जब होती है तो नर्स और क्लाइंट के दरमियान, तो वो नर्स और क्लाइंट जो है वो एक दूसरे को परसीव कर रहे होते हैं, और जो सिचुएशन है, जो नर्सिंग सिचुएशन जो केयर प्रोवाइड हो रही है, उसको भी परसीव करते हैं थ्रू कम्युनिकेशन के थ्रू। फिर वो गोल सेट करते हैं, फिर उन गोल को अचीव करने के लिए एक्सप्लोर मीन्स का मतलब ये है कि वो ज़रिया जो है वो एक्सप्लोर कर लेते हैं कि किस ज़रिए से हम इस गोल को अचीव करेंगे, और फिर एग्री हो जाते हैं उस ज़रिए के ऊपर कि अच्छा इस ज़रिए से अगर इस गोल को अचीव करना है तो हम ये ज़रिया अपनाएंगे, हम इस पे काम जो है वो स्टार्ट करेंगे ताकि ये गोल जो है वो हमें अचीव हो सके। अच्छा अब देख लें एक्शंस के बारे में लिखा है, एक्शंस इज़ डिफाइंड एज ए सीक्वेंस ऑफ बिहेवियर इन्वॉल्विंग मेंटल एंड फिजिकल एक्शन। एक्शंस जो है वो नर्स के एक्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल नर्स के एक्शंस की अगर हम बात करें तो वो सीक्वेंस ऑफ बिहेवियर हैं कि जिसके अंदर मेंटल एक्शंस भी है, फिजिकल एक्शंस भी है। फिजिकल एक्शंस फॉर एग्जांपल नर्स के जो इंटरवेंशंस हो गए तो वो फिजिकल एक्शंस है, और जो मेंटल एक्शन हो गए तो जो एम्पैथी जो नर्स शो करती हैं तो वो उसके मेंटल एक्शंस हो गए। रिएक्शंस को देख ले, द सीक्वेंस ऑफ बिहेवियर इन रिस्पॉन्स टू एक्शंस डिस्क्राइब्ड इन एक्शन। ये वो सीक्वेंस ऑफ बिहेवियर है जो एक्शन में डिस्क्राइब्ड होती है, उसके लिए वो रिस्पॉन्स शो करते हैं। फॉर एग्जांपल एक नर्स ने पेशेंट से कहा कि मुंह खोलो, तो ये क्या हुआ, ये एक्शन हुआ जो उस नर्स ने डिस्क्राइब किया कि मुंह खोलो। तो वो एक्शन वो नर्स क्या करती है, रिस्पॉन्स में वो करती है, वो पेशेंट क्या करती है, वो पेशेंट उस रिस्पॉन्स में वो काम कर लेती है, मुंह खोल लेती है। तो उसने जब मुंह खोला तो वो उसका वो बिहेवियर था जिसने एक्शन जो डिस्क्राइब की गई कि मुंह खोलो, तो उसके रिएक्शन में उसने वो बिहेवियर शो किया, मुंह खोल लिया। तो इनकी वजह से एक्शन और रिएक्शन की वजह से क्या होता है, इंटरेक्शन होता है नर्स और पेशेंट के दरमियान। अब गोल ऑफ नर्स क्या है, नर्स का मकसद क्या है, टू हेल्प इंडिविजुअल टू मेंटेन देयर हेल्थ सो दे कैन फंक्शन इन देयर रोल्स, कि इंडिविजुअल्स की मदद करे ताकि उनका हेल्थ मेंटेन हो सकें और वो अपने अपने फंक्शंस जो है वो पूरा कर सके, अपने रोल्स जो है वो परफॉर्म कर सके। डोमेन ऑफ नर्स इंक्लूड प्रमोटिंग, मेंटेनिंग एंड रिस्टोरिंग हेल्थ एंड केयरिंग फॉर द सिक, इंजर्ड एंड डाइंग। डोमेन क्या है नर्सिंग का, डोमेन ये है, नर्सिंग का मकसद ये है कि वो प्रमोट करे, मेंटेन करे, रिस्टोर करे हेल्थ को, और जो सिक पीपल है तो उनकी केयरिंग करे, जो इंजर्ड है, जो डाइंग है तो उनको केयर प्रोवाइड करे। ये डोमेन होता है नर्स का। फंक्शन ऑफ प्रोफेशनल नर्स, प्रोफेशनल नर्स का फंक्शन क्या है, टू इंटरप्रेट इन्फॉर्मेशन इन नर्सिंग प्रोसेस, टू प्लान, इम्प्लीमेंट एंड इवेलुएट नर्सिंग केयर, कि जो इन्फॉर्मेशन नर्सिंग प्रोसेस में होती हैं उसको इंटरप्रेट करके, उसको समझ के, फिर प्लानिंग जो है वो तैयार करे, फिर इंटरवेंशंस करे, फिर इवेलुएट करे नर्सिंग केयर को। ये जो प्रोफेशनल नर्स है उसका फंक्शन होता है। अब देखिए ह्यूमन बीइंग को किस तरह डिफाइन किया है। ह्यूमन बीइंग आर पर्सन रिफर्स टू सोशल बीइंग हु आर रेशनल एंड सेटियन। ह्यूमन बीइंग जो होते हैं वो लोग होते हैं जो कि सोशल बीइंग होते हैं, वो एक ब्रॉडर सोसाइटल कॉन्टेक्स्ट से हमने उनको देखना होता है। वो रेशनल होते हैं, वो सेटियन भी होते हैं। सेटियन मीन्स सेंसिटिव, वो सेंसिटिव भी होते हैं, हसास होते हैं, उनके साथ एम्पैथी शो करनी है, सिंपैथी शो करनी है। और दूसरी बात ये कि वो रेशनल होते हैं, वो जो है इस तरह हम उनको पेशेंट तस्वुर करके उनको कुछ भी ना समझे, ऐसा नहीं है। वो
एज ए सोशल बीइंग जो है हमने उनको तमाम डायमेंशंस को कंसीडर करते हुए कंसीडर करना है। पर्सन हैज़ एबिलिटी टू परसीव, थिंक, फील, चूज, सेट गोल्स, और उसमें ये एबिलिटी होती है कि वो परसीव कर सकता है, वो सोच सकता है, ख़ुद के लिए वो कोई चीज़ जो है चूज़ कर सकता है, अपने लिए गोल्स वो बना सकता है। तो इसीलिए जो गोल प्लानिंग जो प्रोसेस होती हैं तो उसमें उनको फुली पार्टिसिपेट करना है, उनके लिए गोल नहीं बनाना, उनके साथ मिल के गोल बनाना है। सेलेक्ट मीन्स टू अचीव गोल्स एंड मेक डिसीजंस, और वो इसके भी काबिल होते हैं कि वो ज़रिया ढूंढे अपने गोल्स को अचीव करने के लिए और अपने डिसीजंस जो है वो खुद लें। ह्यूमन बीइंग हैज़ 3 फंडामेंटल नीड्स। ह्यूमन बीइंग के 3 जो है वो बुनियादी नीड्स होते हैं। फर्स्ट वन, दे नीड फॉर हेल्थ इंफॉर्मेशन दैट इज़ अनेबल एट द टाइम व्हेन इट इज़ नीडेड एंड कैन बी यूज्ड। अब देखिए, उनको हेल्थ इन्फॉर्मेशन की नीड होती हैं और ये उस वक्त उनके पास नहीं होती जब उनको ज़रूरत होती है। तो इसीलिए हमेशा क्लाइंट्स जो है, ह्यूमन बींग्स जो है, उनको हेल्थ अवेयरनेस जो है वो होनी चाहिए। दे नीड फॉर केयर दैट सीक टू प्रिवेंट इलनेस, उनको केयर जो है उसकी नीड होती है ताकि वो इलनेसेस से जो है वो बच सकें। दे नीड फॉर केयर व्हेन ह्यूमन बींग आर अनेबल टू हेल्प देमसेल्फ, जब वो इस काबिल ना हो कि ख़ुद की मदद कर सके तो उस वक्त उनको हेल्प जो है वो प्रोवाइड करना चाहिए। एनवायरनमेंट, अब इन्वायरमेंट को देख ले स्टूडेंट्स। इन्वायरमेंट के बारे में इमोजिन किंग ने कहा कि इन्वायरमेंट जो है वो ह्यूमन इंटरेक्शन की एक बैकग्राउंड होती है, यानी एक सिचुएशन होती है, एक बैकग्राउंड होती है जहाँ पे नर्स पेशेंट जो है एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। एक इन्वायरमेंट के अंदर उन्होंने इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का जिक्र किया। इंटरनल इन्वायरमेंट में उन्होंने कहा कि इंटरनल इन्वायरमेंट जो है वो एनर्जी ट्रांसफॉर्म करती हैं ताकि एक पर्सन जो है वो एक्सटर्नली इन्वायरमेंट के अंदर जो कंटिन्यूस चेंजेस होते जा रहे हैं उनके साथ साथ उनको देखते हुए इंटरनल इन्वायरमेंट जो है वो अपने आप को एडजस्ट करती है, एनर्जी ट्रांसफॉर्म करके ख़ुद को एडजस्ट करती हैं। जैसा कि बाहर इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा गर्मी है तो पसीने जो है वो आ रहे हैं, तो ये क्या है, ये एक एडजस्टमेंट है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बारे में कहा कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट फॉर्मल भी हो सकती हैं, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती हैं। फॉर्मल स्ट्रक्चर्स, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये हेल्थ केयर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये आ गए जिसके अंदर पेशेंट और नर्स जो है वो इंटरेक्ट करते हैं। और जहाँ हम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, ये सोसाइटी हो गया, पेशेंट का अपना उसका सोसाइटी और उसके कल्चर्स वगैरह, तो वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं। और नर्स जो है वो हिस्सा है पेशेंट के एनवायरनमेंट का। पेशेंट के एनवायरनमेंट में नर्स जो है वो मौजूद होती हैं तो वो उसके एनवायरनमेंट का एक हिस्सा है। हेल्थ के बारे में इन्होंने कहा, अकॉर्डिंग टू इमोजिन किंग, हेल्थ इन्वॉल्व्स डायनेमिक लाइफ एक्सपीरियंसेस टू ए ह्यूमन बीइंग which implies continuous adjustment to stressors in internal and external environment through optimum use of one's resources to achieve maximum potential for daily living। यानी इनके मुताबिक हेल्थ जो है वो डायनेमिक जो लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं ह्यूमन बीइंग के, वो जो है यानी हेल्थ में क्या चीज़ें इन्वॉल्व है, जो डायनेमिक लाइफ एक्सपीरियंसेस है ह्यूमन बीइंग के वो इन्वॉल्व है, जो कि कंटिन्यूसली स्ट्रेसर के साथ एडजस्ट जो है वो होते रहते हैं, एडजस्टमेंट करते रहते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में। और उसको वो इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो स्ट्रेसर्स है उनके साथ एडजस्टमेंट करने के लिए वो जितना उनमें एबिलिटी है, जितना रिसोर्सेज है, वो उसको ऑप्टिमम लेवल तक यूज़ करते हैं और मैक्सिमम पोटेंशियल जो है वो अचीव करने की कोशिश करते हैं अपने डेली लिविंग में। अच्छा स्टूडेंट्स, अब ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस थ्योरी का, थ्योरी एनालिसिस। थ्योरी एनालिसिस में है नॉट ए परफेक्ट थ्योरी बट इजीली अंडरस्टूड। ये परफेक्ट थ्योरी नहीं है, इसमें कुछ ड्रॉबैक्स है जो अभी हम डिस्कस करेंगे। और ये दूसरी बात ये कि इजीली जो है वो अंडरस्टूड होती हैं। क्लियर एंड कंसेप्चुअल डिफाइंड फ्रॉम रिसर्च लिटरेचर एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट। ये क्लियर और कंसेप्चुअली जो है वो डिफ़ाइन किया गया है क्योंकि जिस टाइम इसकी डेवलपमेंट हो रही थी तो उस टाइम रिसर्च बेस्ड है, ये रिसर्च जो है वो इस पर अवेलेबल थी। Some has critiqued their theory to have limited application to nursing, especially in patients who are unable to competently interact with the nurse। अब इस पे के ऊपर कुछ इस तरह क्रिटिक की जाती हैं कि ये नर्सिंग में हर एक सिचुएशन में अप्लाई नहीं हो सकती। कुछ सिचुएशन ऐसे होते हैं जहाँ पे पेशेंट इस काबिल नहीं होते कि वो कॉम्पिटेंटली इंटरेक्ट कर सके नर्सिंग के साथ। तो यहाँ पे तो चीज़ें पूरा जो है वो इंटरेक्शन के ऊपर जुड़ी हुई हैं, उसके इंटरेक्शन जो है सबका बेस है। तो इसीलिए यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि
ये इसकी एक वीक पॉइंट है कि हर जगह जो है हर सिचुएशन के लिए फ़िट नहीं है। फॉर एग्जांपल ऐसे पेशेंट जो कि कोग्निटिवली बिल्कुल जो है इम्पेयरमेंट उनको है, कम्युनिकेशन बैरियर है या अनकॉन्शियस पेशेंट है, तो उस टाइम वो किस तरीके से नर्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे। प्रोवाइडिंग द पेशेंट विद ऑप्शन फॉर देयर प्लान ऑफ केयर। अब यहाँ पे जो केयर प्लानिंग है पेशेंट की, तो उसमें ऑप्शन, उसमें चॉइस जो है वो पेशेंट खुद का होता है, वो डिसीजन मेकिंग में एक्टिव पार्टिसिपेंट होता है। तो इसीलिए लिखा है कि पेशेंट को ऑप्शंस जो है वो दे दिया जाता है इस थ्योरी के थ्रू उसके केयर प्लानिंग के लिए। कीपिंग द पेशेंट इन लूप ड्यूरिंग देयर प्रोसेस ऑफ केयर। अब ये जो प्रोसेस ऑफ केयर है, इस दौरान पेशेंट को बिल्कुल लूप पे रखना है। लूप पे रखने का मतलब ये है कि पेशेंट के साथ जितने भी इंफॉर्मेशन है वो कंटिन्यूसली उसको इन्फॉर्म करने चाहिए, उसके हेल्थ कंडीशन के बारे में, उसके हेल्थ स्टेटस के बारे में, अगर कोई चेंजेस आए तो उनके बारे में। तो इसीलिए ट्रस्ट जो है वो बिल्ड करनी चाहिए और एंजाइटी जो है उसको रिड्यूस करना चाहिए। तो इन लूप में रखने का मतलब ये है। मेकिंग डिसीजन विद द पेशेंट रदर देन फॉर द पेशेंट, उसके साथ मिलकर डिसीजन बनाना है, ना कि उसके लिए डिसीजन जो है वो लेनी है। बेड साइड रिपोर्ट इज़ गुड टू स्टार्ट टू दिस थ्योरी। अब इस थ्योरी में जो बेड साइड रिपोर्ट की बात है तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि कभी कभार पेशेंट जो है वो ख़ुद हमें अपने बारे में इतना नहीं बता पाता जितना कि उसके जो रिपोर्ट्स है वो हमें बताते हैं। तो जो रिपोर्ट जो है वो लिखे जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, एक तरीका है। 70% कम्युनिकेशन जो है वो वर्बल होती हैं। इसमें ये बताया गया है कि मेजॉरिटी ऑफ इंटरेक्शन और एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन जो होती हैं एक क्लाइंट और उसके पेशेंट के दरमियान, तो वो स्पोकन वर्ड्स के थ्रू होती हैं। ये आप लोगों ने याद रखनी है, मे भी आप लोगों से पूछी जा सकती हैं। इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर ए थ्योरी टू एड्रेस एवरी पर्सन, इवेंट और सिचुएशन। ज़ाहिर सी बात है कि कोई भी थ्योरी जो है वो हर एक इवेंट, हर एक पर्सन, हर एक सिचुएशन को एड्रेस नहीं कर सकती। तो इसकी भी ड्रॉबैक है कि जो कोमाटोस पेशेंट होते हैं, जो अनकॉन्शियस पेशेंट होते हैं, जो कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट वाले होते हैं, उसके ऊपर फिर अप्लाई नहीं होती। हैज़ मेजर कंसेप्ट मेकिंग इट कॉम्प्लेक्स शो इंटर रिलेशन इन नर्सिंग प्रैक्टिस। कुछ मेजर कंसेप्ट है जो कि इसको कॉम्प्लेक्स जो है वो शो करती हैं नर्सिंग प्रैक्टिस के अंदर, जो है वो इंटर रिलेशन का जो कंसेप्ट है वो ले आती हैं। डील विद द आउटकम ऑफ नर्सिंग। अब यहाँ पे देख ले कि इसकी डीलिंग किसके साथ है, आउटकम ऑफ नर्सिंग जो है, नर्सिंग केयर जो है उसके साथ है, यानी आउटकम ओरिएंटेड है। ये इसकी एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है क्योंकि ये आउटकम ओरिएंटेड है। नर्सिंग प्रैक्टिस जो है वो उसके आउटकम के साथ अलाइन करती है ले आके। तो आउटकम क्या है नर्सिंग प्रोसेस का? नर्सिंग प्रोसेस का आउटकम ये है कि हेल्थ में इम्प्रूवमेंट हो सके, हेल्थ में इम्प्रूवमेंट हम अचीव कर सके। तो इसीलिए यहाँ पे बताया गया है कि ये इसकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि आउटकम जो है वो ओरिएंटेड है। किंग बिलीव दैट इफ़ nursing staff are taught theory of goal attainment and it is used in the nursing practice, then goal attainment can be measured and effectiveness of nursing care can be demonstrated। इनका ये कहना था कि अगर नर्सिस को गोल अटेनमेंट थ्योरी सही तरीके से समझाई जाए और फिर वो प्रैक्टिस में इसको यूज़ करे तो फिर गोल अटेनमेंट जो है वो मेजर करने के काबिल हो जाएगा। उसको हम ओवर टाइम मॉनिटर करेंगे, रेगुलर हम जो है वो असेसमेंट कर सकेंगे, मतलब इतना आम हो जाएगा गोल अचीव करना। और दूसरी बात ये कि जो नर्सिंग केयर की इफ़ेक्टिवनेस है उसको भी डिमोन्स्ट्रेट किया जा सकता है, यानी नर्सिंग केयर जो है वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगी। दिस थ्योरी फोकसेस ऑन ऑल एस्पेक्ट ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, असेसमेंट, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड एवेलुएशन। अच्छा स्टूडेंट्स, लिमिटेशन देख लें। लिमिटेशन में क्या है? लैक ऑफ क्लियर डिफिनीशन ऑफ एनवायरनमेंट की क्लियर डिफिनीशन नहीं थी। इसके अलावा लिमिटेड इन सेटिंग इन रिगार्ड टू नेचुरल एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो है वो थोड़ा लिमिटेशन है कि मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई गोल जो है वो सेट किए गए हैं और उस दौरान कोई नेचुरल कोई जो है वो कोई जियोग्राफिकल कोई चेंजेस आ गई, कोई इकोलॉजिकल चेंजेस आ गई, तो अब क्या करें? अब जो है ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि मतलब जो है वो उसका असर ना हो, उसका असर होगा और वो गोल जो है वो ख़राब हो जाएंगे। तो इसीलिए इसकी जो सेटिंग है रिगार्ड टू नेचुरल एनवायरनमेंट वो लिमिटेड है। रिपीटेड डिफिनीशन ऑफ कंसेप्ट, इसमें डिफरेंट कंसेप्ट की रिपीटेड डिफिनीशन मौजूद है, तो वो भी इसकी एक लिमिटेशन है। वो जो हम कंसेप्ट्स पढ़ रहे थे सिस्टम्स के अंदर, वहाँ पे नॉट ए परफेक्ट थ्योरी, और ये एक परफेक्ट थ्योरी नहीं है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब लास्ट में केस स्टडी देख ले। ए 23-year-old प्रेग्नेंट फीमेल 39 वीक्स ग्रेविडा 1 para 0 arrives on the obstetrics
यूनिट विद हर सिग्निफिकेंट ऑर्डर कंप्लेनिंग ऑफ फ्रिक्वेंट कॉन्ट्रैक्शन। ये जो है वो फ्रिक्वेंट कॉन्ट्रैक्शन की कंप्लेन करती है। आगे एक प्रेग्नेंट फीमेल है। अपॉन एग्जामिनेशन द नर्स डिटरमिन द पेशेंट इज़ इन लेबर। और एग्जामिनेशन के बाद नर्स जो है वो डिटरमिन करती है कि पेशेंट को लेबर पेन जो है वो स्टार्ट हो गया है। वाइटल साइंस वो चेक करती है कि वाइटल साइंस जो है वो स्टेबल हैं और दूसरे जो फिजिशियंस हैं तो उनके जो ऑर्डर्ड हैं तो वो भी ऑब्टेन हो जाते हैं। तो अब क्या करती हैं, आफ्टर हैविंग द पेशेंट चेंज इनटू ए गाउन उसका जो है वो चेंज करने के बाद द नर्स देन बिगिन टू हुक द पेशेंट टू द मॉनिटर। नर्स अब मॉनिटर तक पेशेंट को जो है मॉनिटर उसके साथ अटैच कर लेता है। करने के बाद एज शी इज़ अटैचिंग द मॉनिटर अटैच करते हुए शी एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ मॉनिटर एंड व्हाट द पेशेंट शुड एक्सपेक्ट सच इज़ फ्रिक्वेंट ब्लड प्रेशर। उसको पर्पस ऑफ मॉनिटर के बारे में बताती हैं और उसके कुछ एक्सपेक्टेशंस वगैरह वो भी उसको बताती हैं। पेशेंट के ब्लड प्रेशर जो उसमें फ्रिक्वेंट चेंजेस आ रहे हैं उसका बताती हैं। द नर्स देन बिगेन हर एडमिशन असेसमेंट। फिर एडमिशन असेसमेंट जो है वो स्टार्ट कर लेती हैं। ड्यूरिंग द असेसमेंट द नर्स एक्सप्लेन द डिफरेंट स्टेज ऑफ लेबर। अब असेसमेंट के दौरान जो है लेबर के डिफरेंट स्टेजेस के बारे में नर्स उसको एक्सप्लेन करती हैं एंड व्हाट टू एक्सपेक्ट ड्यूरिंग दीज स्टेजेस। और इस स्टेजेस के दौरान जो है वो क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो भी डिस्कस कर लेती हैं। दे डिस्कस द पेशेंट एंड हर सिग्निफिकेंट ऑर्डर बर्थिंग प्लान। अब क्या किया कि डिफरेंट चीज़ें उन्होंने डिस्कस की, पेशेंट के साथ डिफरेंट डिस्कशन हो गई, सिग्निफिकेंट जितने भी उसके बर्थिंग प्लानिंग थे वो बता दिए। एक्सपेक्टेशंस बिटवीन द नर्स एंड द पेशेंट एंड हर सिग्निफिकेंट ऑर्डर आर डिस्कस। डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस भी जो है डिस्कस किए गए। दे ऑल एग्री ऑन प्लान ऑफ केयर। अब वो सब जो है वो एग्री हो गए कि जो भी केयर प्लान जो तैयार किए गए हैं उसके ऊपर एग्री हो गए। अब देखें बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन विच किंग इंटरेक्टिंग सिस्टम आर यूटिलाइज। अब आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि इस थ्योरी को हमने पढ़ लिया। अब इस थ्योरी के मुताबिक ये जो केस स्टडी थी तो इसमें कौन सी इंटरेक्शन हुई, पर्सनल इंटरेक्शन हुई, इंटरपर्सनल इंटरेक्शन हुई या फिर सोशल जो है वो इंटरेक्शन हुई। ये आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बता देना है। समरी देख लें। King presented an open system framework from which he derived a theory of goal attainment. The framework consists of three systems including personal, interpersonal and social system. The major concepts of the theory are interaction, communication, transaction, role, stress, growth and development, space and time. This theory is useful, testable and applicable to nursing practice although it is not a perfect theory. तो ये इसकी समरी है। अब यहाँ पे इसके कुछ रेफरेंसेस दिए गए हैं तो अगर आप लोग इसको डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो इन रेफरेंसेस के थ्रू पढ़ सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आ गई है। फिर भी कोई क्वेश्चन, कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन डाल लें। मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कोई और थ्योरी आप लोगों को पढ़ाऊँगी तो आप लोगों के क्वेश्चंस का आंसर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।